आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं जो किसी 4000 साल पुरानी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसकी लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, लिटरली कोई नहीं। फिर भी हमने उनके इतने सारे राज कैसे खोल लिए? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत इस सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब किसी पुरानी सभ्यता का एक भी शब्द हम पढ़ ही नहीं सकते, तो भला हमारे ये हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स यानी पुरातत्वविद उनके समाज को कैसे समझ लेते हैं? कोई लिखित इतिहास नहीं है, किसी राजा महाराजा का नाम नहीं है, फिर भी सिर्फ पत्थरों, खंडरों और टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों ने पूरी की पूरी कहानी बयां कर दी है ना कमाल की बात? और हमारी ये जासूसी शुरू होती है पहले सबसे बड़े रहस्य से, यानी वहां के शासक। आखिर इतने विशाल और व्यवस्थित समाज को चला कौन रहा था? अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब खुदाई हुई तो सत्ता या पावर को दिखाने वाले सिर्फ दो ही खास सुराग मिले, बस दो। पहला, एक बहुत बड़ी सी इमारत जिसे लोगों ने प्रासाद या राजमहल कह दिया, और दूसरा पत्थर की एक मूर्ति जिसे आजकल पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग कहा जाता है। लेकिन सच कहें तो इन दो चीजों के अलावा शासकों का कोई और पक्का सबूत नहीं मिला। मतलब एविडेंस के नाम पर एक बहुत बड़ा खालीपन है। और क्योंकि ठोस सबूत इतने कम हैं, इसलिए हमारे इतिहासकारों ने 3 अलग-अलग थ्योरीज बनाई हैं। पहली थ्योरी कहती है कि भाई वहां कोई राजा था ही नहीं, सब बराबर थे, एकदम इक्वल स्टेटस। दूसरी थ्योरी ये है कि मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन जैसे जितने भी अलग अलग बड़े केंद्र थे, उनके अपने अपने अलग राजा हुआ करते थे। और तीसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, पूरी की पूरी सभ्यता पर सिर्फ एक ही केंद्रीकृत राजा का राज चलता था। अब इन तीनों में से जो तीसरी थ्योरी है ना, एकल शासक वाली, वो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, इतने बड़े इलाके में फैले इस समाज का नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग बिल्कुल एक जैसी थी। नालियां एकदम परफेक्ट ग्रिड सिस्टम में बनी थी, और तो और पूरे इलाके में एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल हो रही थी। अब इतना जबरदस्त स्टैंडर्डाइजेशन बिना किसी मजबूत सेंट्रल पावर के तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 2600 ईसा पूर्व से लेकर अपने चरम पर रहने के बावजूद 1900 ईसा पूर्व आते आते ये फलती फूलती सभ्यता अचानक गायब होने लगी। उसका पतन हो गया। और यहीं से खड़ा होता है हमारा अगला बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा किसी एक रातों रात हुई घटना से नहीं हुआ, बल्कि यह कई सारी पर्यावरणीय और व्यवस्थागत आपदाओं का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। गंभीर जलवायु परिवर्तन, वनों की बहुत ज्यादा कटाई, नदियों का अचानक सूख जाना या रास्ता बदल लेना, और साथ ही विनाशकारी बाढ़, भूकंप और महामारियां। मतलब इन सभी चीजों ने मिलकर एक साथ इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये पतन सिर्फ शहरों का टूटना नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे के पूरे ज्ञान का पतन था। वो जो उनके स्टैंडर्डाइज्ड बाट थे, उनकी खास मोहरें, वो सब हमेशा के लिए गायब हो गए। शिल्प की जो उनकी महारत थी, लंबी दूरी के व्यापार के जो रास्ते थे, और यहाँ तक कि उनके उन्नत घर बनाने की तकनीकें भी इतिहास से पूरी तरह मिट गईं। ये ऐसा था मानो पूरी की पूरी सभ्यता की याददाश्त ही चली गई हो। और फिर इस मिट चुके समाज के राज हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहे, तब तक जब तक कि हमारे आधुनिक पुरातत्व के अग्रणियों ने इस पहेली के टुकड़ों को वापस जोड़ना शुरू नहीं किया। और सबसे बड़े ब्रेक थ्रू मिले 1920 के दशक की शुरुआत में, एकदम बैक टू बैक। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को खोज निकाला। ठीक अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का पता लगा लिया। और फिर फाइनली 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इस नई सिंधु घाटी सभ्यता की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। इस एक घोषणा ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन शुरुआती जासूसों से कोई गलती नहीं हुई। उदाहरण के लिए एएसआई के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया था। दरअसल वो 4वीं से 7वीं सदी के चीनी तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों पर इतने ज्यादा निर्भर थे कि उन्हें लगा भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिर्फ गंगा घाटी के आसपास ही हुई है, जबकि असलियत तो ये थी कि हमारी सभ्यता बहुत बहुत पहले सिंधु घाटी में आकार ले चुकी थी। फिर आते हैं जॉन मार्शल, इतिहासकार,
S.N. राव ने अपनी किताब में उनके लिए एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे लगभग 3000 साल पीछे छोड़ दिया। सोचिए, यूनान और क्रीट से अपना एक्सपीरियंस लेकर आए भारत के इस पहले प्रोफेशनल पुरातत्वविद ने इंसानियत की टाइम लाइन को ही बदल डाला। दुनिया ये जानकर लिटरली हैरान रह गई कि भारत का इतिहास उनकी सोच से भी 3000 साल पुराना है। हालांकि मार्शल से भी एक भारी चूक हुई। वो क्या करते थे कि खुदाई एकदम समान क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लेयर्स में करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जमीन की जो नेचुरल परतें होती हैं ना, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते थे। अब इससे हुआ ये कि बहुत सी कीमती ऐतिहासिक जानकारी हमेशा के लिए खो गई। खैर, बाद में 1944 में R.E.M. व्हीलर ने आकर इस गलती को सुधारा। उन्होंने प्राकृतिक स्तर विन्यास यानी मिट्टी की जो अलग अलग नेचुरल लेयर्स होती हैं, उनके आधार पर एक सही और साइंटिफिक तरीके से खुदाई करना शुरू किया। तो अब जब खुदाई की ये बेहतर तकनीकें सेट हो गईं, तो अगली चुनौती ये थी कि जमीन से निकल रही इन पुरानी रोजमर्रा की चीजों का असल में मतलब क्या है। इतिहासकार आखिर अतीत को दोबारा कैसे बनाते हैं? इसके लिए वो एक बड़ा ही सेट 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, जमीन से कोई भी चीज या पुरावस्तु निकालना, जैसे कोई औजार, आभूषण या हड्डियां। दूसरा स्टेप, ये देखना कि भाई वो चीज मिली कहाँ है, क्या वो किसी नाली में पड़ी थी या किसी कब्र में दबी थी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और फिर तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप, उस पुरानी चीज को आज के जमाने की किसी मिलती जुलती चीज से कंपेयर करना, ताकि उसके असली इस्तेमाल का अंदाजा लगाया जा सके। इस प्रोसेस का एकदम परफेक्ट उदाहरण हम इन पत्थरों से समझ सकते हैं। एक तरफ खुदाई में मिले वो प्राचीन हड़प्पाई पत्थर हैं और दूसरी तरफ आज के बाजारों में इस्तेमाल होने वाले हमारे मॉडर्न तराजू और बाट। हमारे इतिहासकारों ने बस इन पुराने पत्थरों को देखा, उनकी शेप और वजन को आज के बाटों से कंपेयर किया और आसानी से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि पक्के तौर पर हड़प्पा के लोग भी इन खास पत्थरों का इस्तेमाल चीजों को तौलने के लिए ही करते होंगे। बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव लॉजिक। अब जब हम इन रोजमर्रा की चीजों को समझ लेते हैं, तो बात सिर्फ यही नहीं रुकती। इन्हीं चीजों को स्टडी करके एक्सपर्ट्स ने हड़प्पा के लोगों की जो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं थीं, उन्हें भी डिकोड कर लिया है। खुदाई में मिली ये चीजें उनके धर्म के 4 मुख्य पिलर्स हमारे सामने रखती हैं। पहला, मातृ देवी की पूजा, जिसका पता हमें भारी गहनों से लदी हुई मिट्टी की मूर्तियों से चलता है। दूसरा, कुछ मोहरों पर एक व्यक्ति आलती पालती मारे बैठा है और उसके चारों तरफ गैंडे और बैल जैसे जानवर हैं, जिसे इतिहासकारों ने आद्य शिव या प्रोटो शिवा का नाम दिया। इसके अलावा मोहरों पर धागे में लिपटे पेड़ों के निशान हमें बताते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। और चौथा, पत्थर के कुछ खास आकार मिले हैं जो साफ साफ शिवलिंग पूजा की तरफ इशारा करते हैं। तो कुल मिलाके ये बात लिटरली हैरान कर देने वाली है कि कैसे सिर्फ कुछ ईंटों, मोहरों, बाटों और मूर्तियों से हमने एक पूरी की पूरी सभ्यता का इतना शानदार खाका तैयार कर लिया। एक ऐसी सभ्यता जिसका एक भी शब्द आज तक हम पढ़ नहीं पाए। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस शांत पड़ी धूल और मिट्टी के नीचे अभी भी और कितने ही ऐसे प्राचीन राज दबे होंगे जो किसी दिन अचानक हमारे सामने एक बिल्कुल नया इतिहास लेकर आएंगे। क्या हम कभी उनकी भाषा पढ़ पाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।